आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का एक मॉडल पेपर लेके आए हैं। इस मॉडल पेपर को हम आज हल करेंगे और आज इस मॉडल पेपर के भाग 1 और भाग 2 को हल करेंगे। जहां हमारा पहला प्रश्न है, परिमेय संख्याएं समवर्त होती है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? हम जानते हैं ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए, जहाँ Q है वह 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लिख सकते हैं 2/3, ये भी एक परिमेय संख्या है। जैसे हम लिख सकते हैं 1/2, ये भी एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 4, ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके हर में 1 है। लेकिन हम इसे 4/0 नहीं लिख सकते। अब आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। फिर दे रखा है समवर्त होती हैं। समवर्त होती हैं संक्रियाओं के अंतर्गत। यहाँ संक्रियाएं दे रखी है योग, गुणन, व्यवकलन, इंत्र के अंतर्गत। देखो, अगर हमारे पास, जैसे मैं मान लेता हूँ 3 संख्याएं हैं, एक है 2, दूसरी है 3 और तीसरी है 4। 2, 3 और 4 हमारे पास 3 संख्याएं हैं। अगर मैं इनका योग करता हूँ तो आप देख रहे हैं क्या आ रहा है। 2 और 3 का योग 5, 5 और 4 का योग क्या आएगा? 9 आएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 भी परिमेय संख्या थी, 3 भी परिमेय संख्या है, 4 भी है। मतलब ये सिंपल मैंने एग्जांपल लिया है तो इसके हर में एक एक रख सकता हूँ मैं ऐसे। तो ये परिमेय संख्या है, आप समझ रहे हैं। यानी 3 परिमेय संख्या ली है और 2 लें, 3 लें, 4 लें। अगर हम 3 परिमेय संख्या लेते हैं, उनका योग करते हैं तो जो नई संख्या आती है वो भी परिमेय संख्या आ रही है। इसका मतलब योग के अंतर्गत परिमेय संख्याएं समवर्त गुणधर्म का पालन करती है। इसी प्रकार अगर गुणा करेंगे, देखो 2 और 3 का गुणा 6, 6 और 4 का गुणा 24, 24 आ जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि कोई 3 परिमेय संख्या लेकर अगर हम उनका आपस में गुणा करते हैं तो नई संख्या 24 प्राप्त होती है। तो 24 भी एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत भी, गुणन के अंतर्गत भी समवर्त गुणधर्म का पालन करती है। लेकिन व्यवकलन के अंतर्गत देखते हैं। देखिए व्यवकलन के अंतर्गत क्या होता है। व्यवकलन के अंतर्गत आप देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 2, 3 और 4 ऐसे कर देते हैं कि 2 में से 3 घटाते हैं। सिंपल 2 संख्याएं ले लेते हैं हम एक बार। 2 में से 3 घटाएंगे तो क्या आया? माइनस का 1 आता है। अब हम जानते हैं कि 2 भी परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं को आपस में घटाने पर जो नई संख्या प्राप्त होती है -1, वो भी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसका मतलब परिमेय संख्याओं है वह योग है, व्यवकलन है और गुणन है, उनके अंतर्गत कैसी होती है? समवर्त गुणधर्म का पालन करती है। तो यहाँ अपना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तीसरा। परिमेय संख्याएं योग, सॉरी, दूसरा राइट हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन और गुणन के अंतर्गत कैसी होती हैं? समवर्त गुणधर्म का पालन करती है। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों की मापों का योग होता है। एक चतुर्भुज होता है जिसमें 4 भुजाएं होती है, जैसे कि आयत है, वर्ग है, ये भी चतुर्भुज है। इनके सभी कोणों का, जो अंदर वाले कोण है, अंतःकोण, उनका योग कितना होता है? आप जानते हैं एक चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तीसरा। अगला प्रश्न हमारे पास है तीसरा, एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। एक चर होना चाहिए,
जैसे यहाँ देख रहे हैं, पहले में भी एक चर है x, लेकिन रेखिक समीकरण होना चाहिए। देखिए रेखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिसकी घात क्या हो? एक हो, और उसका व्यापक रूप बताना है। तो देखो यहाँ चर की घात 2 दिख रही है पहले में, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैसा एग्जाम्पल है? द्विघात है, दो घातकार समीकरण है, द्विघात समीकरण है। दूसरा भी y एक चर है लेकिन ये घात में 2 है, तो ये भी द्विघात है। तीसरे में कोई चर नहीं है। और चौथे ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ ax प्लस बी बराबर 0 में एक चर है, वो है x, और उसकी घात क्या है? 1 है। तो ये रेखिक समीकरण का व्यापक रूप है। तो तीसरा में आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, चौथा। इस प्रकार चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या में इकाई का अंक 6 आएगा? यहाँ ये प्रश्न कह रहा है, जैसे मैं ये कहूँ कि 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। तो 2 की वर्ग संख्या में 4 है और इसका इकाई का अंक 4 आएगा। जैसे यहाँ 13 है, तो 13 का वर्ग क्या होता है? आप जानते हैं बच्चों, क्या होता है? 169 होता है। तो 13 के वर्ग संख्या की इकाई का अंक क्या है? यहाँ 9 है। यहाँ पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इकाई का अंक वर्ग करने पर 6 आता है। तो देखो, मैं यहाँ सारे हल करना नहीं है हमें आपको। यहाँ 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 9, 9 का वर्ग करने पर क्या आता है? 1 आता है। कैसे आएगा? तो इकाई का अंक 1 आ जाएगा। 5 का वर्ग करने पर 25 यानी इकाई का अंक 5 आएगा। 4 का वर्ग करने पर आप जानते हैं 16 आते हैं, इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। इसका मतलब यहाँ 14 ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 6 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। आप जानते हैं 14 का वर्ग क्या होता है? आपको पता ही होगा, 1 से लगाकर 20 तक की संख्याओं के वर्ग हम जानते हैं। 14 का वर्ग क्या होता है? 196। अगला हमारा प्रश्न है 5वां, सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या होती है। तो सबसे पहले ये बताया था रामानुजन ने, जो एक गणितज्ञ थे, उन्होंने ये बताया कि एक ऐसी संख्या है जिसको हम दो भिन्न भिन्न संख्याओं के घन के रूप में लिख सकते हैं, उसे उन्होंने हार्डी संख्या कहा था। तो सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है वो होती है 1729। क्योंकि देखिए 1729 को हम 10 के घन और 9 के घन के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसी संख्या को 12 के घन और 1 के घन के रूप में लिख सकते हैं। आप देखिए 10 का घन, 10 का घन का मतलब होता है 10 गुणा 10 गुणा 10। कितने आते हैं 10 गुणा 10? 1000 आते हैं। प्लस 9 का घन 729 आता है। 9 का घन 729, तो 1000 और 729 कितने हो गए? 1729। इसी प्रकार 12 का घन 1728 आता है और 1 का घन 1 आता है। इनका योगफल भी 1729 होता है। तो ऐसी संख्या जिनको हम दो भिन्न भिन्न संख्याओं के घनों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं, दो भिन्न भिन्न तरीके से, उसे उन्होंने हार्डी रामानुजन संख्या कहा, 1729। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात करने के सूत्र आपने ज्ञात किए होंगे। साधारण ब्याज का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हम देखते हैं मूलधन प्रिंसिपल, मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बटा 100। P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर, T का मतलब समय बटा 100। ऐसा कौन से ऑप्शन में है? ऐसा दूसरे ऑप्शन में है। यहाँ देखिए ये बट्टा है, तो P इंटू आर इंटू टी बटा 100।
अगर यहाँ से ऐसा प्रश्न आ जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज को हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र होता है P 1+R/100। हाँ, कभी कभी यहाँ समय है वो N भी लिखा हो सकता है, T भी हो सकता है, -P। ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों फॉर्मूले आप अच्छे से याद करेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास 7वां प्रश्न दे रखा है, यदि x बराबर 2 y बराबर 3 तो 2x + 3y का मान क्या होगा। यानी 2x + 3y, यहाँ हमें क्या करना है, x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। दे रखा है ना x 2 के बराबर है और y किसके बराबर है, 3 के बराबर, तो y की जगह 3 रखते हैं। फिर सरल करते हैं, देखिए क्या आता है, 2 × 2 4, 3 × 3 9 और 4 और 3 का योग कितना होता है, 13 प्राप्त होता है। तो कौन से ऑप्शन में है ऐसा, दूसरे ऑप्शन में है, तो हमारा यहाँ दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। इस प्रकार के प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। दे रखा है 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 4 3 की घात 5 और उनकी भी घात सबको कोष्टक के अंदर बंद करके 0 दे रखी है, तो मान क्या होगा। आपने घात और घातांक में एक यूनिट में आपने देखा होगा कि अगर किसी संख्या a है और आधार में a हो और घात में 0 हो तो उसका मान क्या होता है, घातांक नियम से आपने देखा होगा, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ वो वाला नियम लगेगा। यानी कि यहाँ देख रहे हैं 3 की घात 2 3 की घात 4 3 की घात 5, इसको आपको हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा देखना है कि सबकी घात 0 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहला। समझ गए होंगे। अगर इसी प्रकार का कोई प्रश्न ऐसे आ जाए, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 4 की घात 0 प्लस 5 की घात 0, तो इसका मान क्या होगा, तो सबका मान देखो, 3 की घात 0 का भी 1, 4 की घात 0 का भी 1, 5 की घात 0 का भी 1, तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न है तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बहुविकल्पात्मक प्रश्न है वो हल करते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है, हल कीजिए। यहाँ आपको दे रखा है इस प्रकार कि 2x बटा 5 प्लस x बटा 5 प्लस 3x बटा 5, इनको हल करना है, जोड़ना है। हल करने का मतलब यहाँ जोड़ना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं भिन्नों के हर को। तो यहाँ हर कैसे हैं, सब में समान है, तो हमारा वही हर रहेगा, एलसीएम वही रहेगा 5। अब जब हमारे पास हर समान है तो अंश में क्या करते हैं बच्चों, जैसे अंश है वैसा का वैसा रहने देते हैं। कहने का मतलब 5 का 5 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 और 2x का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो आ जाएगा 2x प्लस x प्लस प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस 3x। इसको और सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2x x और 3x सभी बीजीय व्यंजक समान पद हैं। समान का मतलब सब में चर की घात समान है, चर भी समान है। तो यहाँ 2x और 1x 3x, 3x और 3x 6x, तो 6x बटा 5 प्राप्त होता है। यानी इस प्रश्न का हल है वो क्या आ जाएगा, 6x बटा 5 आएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से 64 का घनमूल ज्ञात करना है। देखो घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, आपको पता होगा घनमूल में हम क्या करते हैं,
अभाज्य गुणनखंड करते हैं और अभाज्य गुणनखंड में जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं उनके तीन तीन समान संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ हम करेंगे, देखो 64 सबसे पहले 2 का भाग देते हैं अगर जा रहा है तो, नहीं तो 3 का देते हैं, या 2 का भाग जा रहा है 64 में 2 का भाग देने पर भागफल आता है 32। पता है आपको भाग देना आता होगा, नहीं आ रहा है तो अलग से दे देना इस तरह से। यहाँ 64 लिखेंगे, 2 का भाग देंगे, 3 बार गया 6 0, फिर 4 उतारेंगे, 4 में 2 का भाग 2 बार 0। तो ये भागफल यहाँ लिखना है। तो अब 32 में भी 2 का भाग जा रहा है 16 बार, 16 में भी 2 का भाग जा रहा है 8 बार, और 8 में भी 2 का भाग जा रहा है 4 बार, और 4 में भी 2 का भाग जा रहा है 2 बार, और 2 में भी भाग जा रहा है 2 का 1 बार। आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 के 2 जोड़े बन रहे हैं 3 संख्याओं के। तो प्रत्येक जोड़े से एक संख्या लेनी है, अर्थात 64 का घनमूल। तो घनमूल का ये चिन्ह होता है, देखिए ये तो वर्गमूल का हो गया, घनमूल का मतलब छोटा सा साइड में यहाँ 3 लिखा होता है ना आपके, तो ये घनमूल का चिन्ह हो गया। यानी 64 का घन करना है, यानी जो भाज्य गुणनखंड आएंगे उसके 3 जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ 2 का जोड़ा बनेगा, उससे क्या आ जाएगा 2, और पहले जोड़े से 2, दूसरे जोड़े से भी 2, तो क्या आ गया 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कितना होता है 4 होता है। अर्थात अभाज्य गुणनखंड विधि से 64 का घनमूल क्या होता है 4 होता है। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि 4 का घन है वो कितना हो जाएगा, 4 का घन का मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना होता है 64 होता है। अब जानते हैं घन और घनमूल एक दूसरे के विलोम होते हैं ऐसे। 4 का घन 64, तो 64 का घनमूल 4 होता है। इस तरह से वर्ग और वर्गमूल होते हैं। वहाँ हमें वर्गमूल में 2 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, बस इतना सा अंतर है, और 2 के जोड़े में से एक संख्या लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, रमेश ने एक वस्तु 784 रुपये में खरीदी जिसमें 12% GST सम्मिलित था। GST जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था, यानी जिस GST है वो हटानी है। माना कि पहले मूल्य, माना कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य है वो मान लेते हैं 100 रुपये। अब 12% GST है, 12% GST वस्तु एवं सेवा कर, आप जानते हैं GST क्या होता है। GST 12% है, तो अब जो 100 रुपये की है वो कितने रुपए की हो जाती है 112 रुपये की हो जाती है। भाई हमने मान लिया कि 100 रुपये में वस्तु मिल रही है, उस पर 12% GST है, मतलब प्रतिशत का मतलब 100 पे 12 रुपये, इसका मतलब वो अब कितने में मिलेगी 112 में। अब इसने कहा है कि 784 रुपये में विक्रय मूल्य दे रखा है, इतने में बिक्री है, तो जो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य है वो क्या होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 100 बटा 112 इंटू 784 करेंगे। क्या करते हैं 100 बटा 112 इंटू 784। देखो 784 क्या है विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य 112% GST जोड़ के है ना, तो विक्रय मूल्य अंश में है तो हर में भी उसका अनुपात रखना है, यानी कि 112 रुपये GST सहित है वो मूल्य वस्तु का है, तो 700 वास्तविक मूल्य 784 रुपये। इस प्रकार हल करने पर 100 बटा 112 इंटू 784। अब इसको हल करेंगे, जिस संख्या का भाग जा रहा है देते हैं। देखिए 112 का भाग 784 में कितनी बार जा रहा है, देखो 7 बार ही जाता है। 112 का 7 बार गुणा करेंगे तो 784 ही आता है, तो 7 गुणा 100 हो जाएगा, 7 गुणा 100 कितने हो जाते हैं 700 हो जाते हैं। यानी जो रमेश ने है जो 784 रुपये में वस्तु खरीदी है, वास्तविक उसका मूल्य 700 रुपये था, और 84 रुपये जो एक्स्ट्रा लगे हैं उनके वो क्या है GST है, उस वस्तु पर GST लगी। इस प्रकार हमने आज के मॉडल पेपर में भाग 1 और भाग 2 देखा है। अगले हम कालांश में भाग 3 और भाग 4 यानी खंड स और खंड द को देखेंगे।
जिसमें आपके वहाँ बड़े प्रश्न भी हैं, रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी हैं, सम्मिलित करने वाले प्रश्न भी हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्न वहाँ हैं। तो आज हमने अंक 1 और अंक 2 दो दो नंबर वाले प्रश्नों तक ही चर्चा की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे ये बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको किसी प्रकार का कोई डाउट्स हो, कोई टॉपिक हो जो आपको समझाना हो तो मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, ताकि मैं आपकी और बेहतर तरीके से मदद कर सकूं, ताकि आप एग्ज़ाम में बिना डरे पूरे आत्मविश्वास के साथ अच्छे अंक अर्जित कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही।